लेसन 3 अग्रेरियन डेवलपमेंट एंड सोशल स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे अग्रेरियन डेवलपमेंट एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, अग्रेरियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इंडिया ने जो अपनाई इसको पढ़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, अग्रेरियन क्राइसिस आए जो 1990s में आए, लैंड इक्वेशन एक्विजिशन चेंज, लैंड मार्केट किस तरह बदली, अर्बन चेंज क्या आए, सोशल इनक्वालिटीज़। Agrarian development has been a central concern in India's development process. Agrarian development central concern था इंडिया के डेवलपमेंट में। Given the country's large rural population and dependency on agriculture for livelihood, इंडिया में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के लिए, लाइवहुड पे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन एग्रीकल्चर वॉज करेक्टराइज बाई लो प्रोडक्टिविटी, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लॉइटिव एग्रीरियन रिलेशन। इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम जो इंडिया का एग्रीकल्चर था उसमें लो प्रोडक्टिविटी थी और जो अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अमीरों के पास ज़्यादा था, गरीब का था ही नहीं, टेंट्स थे, तो जो एक्सप्लॉइटेटिव एग्रीरियन रिलेशन थे। एड्रेसिंग दिस इस इशू को एड्रेस करने के लिए ये ज़रूरी था कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं की जाए बल्कि सामाजिक न्याय और जो ग्रामीण एरिया उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो। इन द अर्ली ईयर्स, शुरुआत में जो स्टेट इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स, शुरुआत में लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, इसमें जो इंटरमीडिएट थे, जो जमींदार थे, उनको ख़त्म किया गया, दोबारा से लैंड को बांटा गया एंड सिक्योर द राइट ऑफ टेंट्स, और जो टेंट्स थे उनके राइट को सिक्योर किया गया। दिस मेजर हाउ टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन रूरल स्ट्रक्चर एंड, ये मेजर्स इसलिए उठाए गए थे जो रूरल स्ट्रक्चर है उसमें जो इनइक्वालिटीज़ है उसको कम किया जा सके और ऐसी कंडीशन बनाई जा सके जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर हो बने आए। अलॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के साथ साथ ये एफर्ट्स किए गए कि जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ हो टेक्नोलॉजी और पॉलिसी इंटरवेंशन के द्वारा। अ मेजर टर्निंग पॉइंट, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था वो आया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, जिसमें हाई यील्ड सीड को यूज़ किया गया, इरिगेशन मॉडर्न इनपुट्स को लगाया गया। इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई और पर्टिकुलर कुछ रीजन में जैसे कि हरियाणा में और यूपी में। हाउएवर, पर इसका जो बेनिफिट्स था ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसने एक नई टाइप ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ रीजनल एंड क्लास डिस्पैरिटीज़, एक अलग तरह की इनइक्वालिटी पैदा कर दी। फिर 1990 में इंडिया का जो एग्रीकल्चर था उसने कई सारे चैलेंजेस फेस किए, जिसमें प्रॉफिट जो था वो कम हुआ, इनपुट कॉस्ट कम हो गई, उसको लगाने में कम पैसे मिल रहे थे, फार्मर डिस्ट्रेस, यानी लोगों में गुस्सा बढ़ता। इस इशू सच एज लैंड एक्विजिशन, मार्केट फ्लक्चुएशन, लैंड का एक्विजिशन, लैंड ज़्यादा लोग एक्वायर करने लगे, मार्केट में फ्लक्चुएशन आया, इन्वायरमेंट स्टेट्स बढ़े, जिसने अग्रेरियन सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। लर्निंग ऑब्जेक्ट इसका क्या है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट इन सिंस इंडिया, इम्पैक्ट पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म के और ग्रीन रेवोल्यूशन के, कॉजेज नेचर अग्रेरियन सिंस 1990s में क्या क्या कॉजेज थे उसको एनालाइज करेंगे। अग्रेरियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन इंडिया, जो अग्रेरियन डेवलपमेंट है इंडिया में वो हैज़ बीन शेप बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, यानी उस अग्रेरियन डेवलपमेंट को इंडिया में शेप दिया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से, जिसका एम ये था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े और रूरल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जाए। इंडिपेंडेंट के समय जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल था। लार्ज लैंड ओनर्स थे, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे, उन्होंने बड़े हिस्से पे कब्जा कर रखा था। जो टेंट्स थे और लैंडलेस लेबर थे वो एक्सप्लॉइटेशन झेल रहे थे और इनसिक्योरिटी। इसकी वजह से एक सेंट्रल एलिमेंट ऑफ इंडियन अर्ली डेवलपमेंट का यही था, लैंड रिफॉर्म था। बेसिकली लैंड रिफॉर्म क्या है? लैंड रिफॉर्म एक ऐसी पॉलिसी है जिसका एम ये है ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ लैंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, चेंज करना ओनरशिप को लैंड की, कंट्रोल ऑफ लैंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, जिससे कि इनइक्वालिटीज़ कम हो और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े। बेसिकली 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे लैंड रिफॉर्म्स के। पहले क्या था, जो ज़मींदार हैं उनको ख़त्म करना, जो इंटरमीडिएट्स थे, और दोबारा से लैंड को डिवाइड करना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किसको,
जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस लेबर, जो मार्जिनलाइज फार्मर, जो छोटे फार्मर थे उनको, और जो टेंट्स थे, जो गरीब मजदूर थे, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना और फेयर एंड सही किराया देना। द एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदार सिस्टम जो था सबसे बड़ा स्टेप था इंडिपेंडेंस के बाद। लॉज जो थे वो पास किए गए जिससे कि इंटरमीडिएट्स को ख़त्म किया जा सके, और जो कल्टीवेटर्स है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में स्टेट के, डायरेक्ट मतलब जो स्टेट है और जो कल्टीवेटर्स हैं उनका डायरेक्ट हो, कोई ज़मींदार ना हो बीच में। इस रिफॉर्म में हेल्प की एक लेयर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने की। इट थ्रू इट्स इम्प्लीमेंटेशन वेरिएशन वाइल्ड क्रॉस एरिया। अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये था कि लैंड सीलिंग लॉज आए। लैंड सीलिंग लॉज क्या थे? विच वॉज प्लेस लिमिट अमाउंट ऑफ लैंड ऑफ इंडिविजुअल कुड अवन। यानी लैंड सीलिंग लॉज वो थे जिसमें कि एक इंडिविजुअल इतना ही कुछ मतलब एक वो दे दी, लिमिट दे दी कि एक इंडिविजुअल इतना ही रख सकता है लैंड, और जो जिसके पास ज़्यादा है, सरप्लस लैंड है, सपोज टू बी रिडिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग लैंडलेस लेबर। जिसके पास ज़्यादा है उसका जो है लैंड वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको दिया जाएगा? लैंडलेस हाउस होल्ड को, जिनके पास कोई घर नहीं है। जैसे कि वेस्ट बंगाल केरला अचीव लिटिल बेटर रिजल्ट इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो केरला वेस्ट बंगाल है वहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का अच्छे रिजल्ट आए। क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल विल जो थी वो अच्छी थी, और मोबिलाइजेशन ग्रास रूट लेवल तक हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेशन बांग्ला इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन बांग्ला हुआ जहाँ पे लीगल रिकग्नाइजेशन दी गई और प्रोटेक्शन की गई शेयर क्रॉपर्स की, जहाँ पे इंश्योर किया गया कि ग्रेटर शेयर ऑफ प्रोडक्ट एंड सिक्योरिटी अगेन एविएशन। दिस ऑफ्टेन सिटीज एज वन ऑफ द सक्सेसफुल केस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल केस कौन सा है लैंड रिफॉर्म का? ऑपरेशन बांग्ला, वेस्ट बंगाल। ठीक है, बहुत सारे एरियाज़ में लैंड रिफॉर्म्स को लिमिटेड सक्सेस मिली। लो पूल्स इन लॉज, जो लॉज थे उनमें कुछ लो पूल्स लिए, प्रॉपर तरीके से लैंड, लैक ऑफ प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड सही से नहीं थे, जिसकी वजह से सही से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। जो लैंड ओनिंग क्लासेस थे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया कि सही तरह से वो इम्प्लीमेंट ना हो सके। ज़्यादातर लार्ज सेक्शन रूरल हाउस होल्ड टू बी लैंडलेस। ज़्यादातर लार्ज सेक्शन रूरल हाउस होल्ड के अभी भी लैंडलेस रहे, आज भी हैं। ये लिमिटेशन जो हैं, द लैंड रिफॉर्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ वीकनिंग फ्यूडल स्ट्रक्चर क्रिएटिंग फाउंडेशन फॉर फर्दर अग्रियन ट्रांसफॉर्मेशन। स्कॉलर्स जो हैं परनब भरधन कहते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इनकम्प्लीट लैंड रिफॉर्म था है बीन वन ऑफ द रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है जो आज भी इनइक्वालिटी परसिस्ट करती है गाँवों में इंडिया के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? तो सेकंड फेज़ था अग्रणी डेवलपमेंट का, वो आता है किस पे? ग्रीन रेवोल्यूशन पे, जो कि 1960 के मिड में आई। इसका स्ट्रेटजी ऑफ फोकस किस पे था? कि हमें एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है, मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करना है और इनपुट का। इसका इंट्रोड्यूस का रिस्पॉन्स बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन से ये हुआ कि जो फूड की शॉर्टेज थी वो कम हुई, और सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, सेल्फ सफिशिएंट हम इकोनॉमी बने मिल्की फूड के मामले में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि ये इसको कहते हैं जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज़ किया गया इंटर में 1960 में, जिससे कि फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जाए। इसमें क्या क्या आता है ग्रीन रेवोल्यूशन में? इसमें हाई यार्ड वेराइटी के सीड्स को यूज़ किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया, केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया गया। जो मैकेनाइजेशन हुआ, मतलब ट्रैक्टर या जो पहले जोतते थे उसकी जगह ट्रैक्टर, हार्वेस्टर को यूज़ किया गया। ये शुरुआत में ये इम्प्लीमेंट हुआ जहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर था, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ शुरुआत में। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये जो एरिया थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन वीट और राइस में। ये टर्निंग पॉइंट था इंडिया का, जहाँ पे फूड डिफेक्ट कंट्री से, जहाँ पे मतलब फूड की कमी थी, उससे फूड सरप्लस वन बन गया। 1980s में इंडिया ने अचीव किया एक अनटाइटल्ड डिग्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, मतलब एक अच्छी खासी डिग्री ऑफ फूड सिक्योरिटी।
हाउएवर द बेनिफिट ऑफ रेवोल्यूशन जो था वो इस रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। कुछ रीजन में पुअर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे रेन फीड एरिया जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे बेनिफिट नहीं हुआ इसका। इसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज़ आई एग्रीकल्चर में। द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो हैड कॉन्सिक्वेंसेस। जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे इसके कुछ सामाजिक परिणाम भी आए, जैसे कि जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स थे उनकी पोजीशन अच्छी हो गई, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। दे हैड एक्सेस टू क्रेडिट, उनके पास क्रेडिट का एक्सेस आया, रिसोर्सेज का। पर जो स्मॉल और मार्जिनलाइज थे वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे इस अफोर्ड टू दिस इन आउटपुट, इस आउट इनपुट को लेने के लिए, जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटी थी रूरल एरिया में बढ़ी। स्मॉल और मार्जिनलाइज फार्म्स क्या होते हैं? स्मॉल फार्म्स जहाँ पे 1 या 2 हेक्टर लैंड होता है। मार्जिनलाइज फार्म वो होते हैं जिनके 1 से भी कम हेक्टर लैंड होता है। इन्वायरमेंट कंसर्न भी आगे जाके बढ़ी, जिसकी वजह से क्यों बढ़ी? क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ होने या सोइल की जो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, जो ग्राउंड लेवल था वो डेप्लेशन हो गया, नीचे चला गया, जिसकी वजह से सीरियस इशू आया पार्टिकुलरली इंटेंसिव कल्टिवेटेड रीजन में जहाँ पे आए। अशोक रुद्र और उत्साह पत्नीक पॉइंट आउट करते हैं वाई जब कि ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हुई बट इसने दोबारा से जो एग्जिस्टिंग इनक्वालिटीज़ को अग्रेरियन स्ट्रक्चर में दोबारा से रीइंफोर्स किया। अग्रेरियन क्राइसिस क्या है? अग्रेरियन क्राइसिस इन 1990s, मतलब जो एग्रीकल्चर में जो 1990s के बाद जो क्राइसिस आए। जो 1990s था इंडियन एग्रीकल्चर जो था एक नए फेज़ में आया, अग्रेरियन क्राइसिस आ गए। वर्ल्ड डिकेट फोकस ऑन जहाँ पे फोकस हो रहा था कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, फूड सिक्योरिटी को अचीव करेंगे। जो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड था वहाँ पे क्या था, जो फार्मर्स थे उनमें डिस्ट्रेस बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो ख़त्म होती जा रही थी, राइजिंग अनसर्टेनिटी। द क्राइसिस जो था इसका रिजल्ट सिंगल फैक्टर की वजह नहीं था बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स थे, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। अग्रेरियन क्राइसिस क्या होता है? बेसिकली अग्रेरियन क्राइसिस रेफर टू द ग्रोइंग डिस्ट्रेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो डिस्ट्रेस आता है जिससे कि टू डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिटेबिलिटी है प्रॉफिट कम हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, जो इंक्रीजिंग रिस्क जो इंक्रीजिंग बढ़ते हैं जो कि फार्मर द्वारा फेस किए जाते हैं। सबसे मोस्ट विजिबल इंडिकेटर ऑफ फार्मिंग डिस्ट्रेस का क्या दिखता है? राइज इन फार्मर्स। जो फार्मर्स की सोसाइटी थे वो बढ़ गए थे, जैसे कि महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पंजाब में रीजन में, लाइक विदर्भा इन महाराष्ट्र। जो विदर्भा थे उन्होंने महाराष्ट्र में सुसाइड कर दिया था, तेलंगाना में होने लगे। तेलंगाना में यहाँ पे कुछ स्टडीज़ दिखाते हैं कि फार्मर्स ने सुसाइड किया। अकॉर्डिंग टू डेटा नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उन्हें थाउजेंड ऑफ फार्मर्स जो थे ओवर पास्ट 2 ईयर में उन्होंने सुसाइड किया बेसिकली। तो ये पॉइंट आउट करता है कि एक डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में। और इसका जो की रीज़न था ये था कि जो एग्रीकल्चर है उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। इनपुट कॉस्ट जैसे जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, इनकी कॉस्ट बढ़ रही है। द प्राइस रिसीव बाय फार्मर, जो फार्मर प्राइस रिसीव कर रहा है वो पैक नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। मैनी फार्मर जो थे, ज़्यादातर जो फार्मर है MSP पे डिपेंडेंट है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे डिपेंडेंट है, और इसका जो बेनिफिट है वो अनइवन है। एंड लार्जली कंसर्न इन अ फी क्रॉप्स लाइक वीट एंड राइस। ज़्यादातर जो ठीक है इन सर्टन रीजन इन पंजाब एंड हरियाणा फार्मर ग्रोइंग क्रॉप ऑपरेट इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ टेन फीस प्राइस फोनोगेटी। अलग अलग जगह में जो उगा रहे हैं अलग अलग चीज़ें वो अलग तरह की फेस प्रॉब्लम कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? एक मिनिमम प्राइस जो कि गवर्नमेंट परचेज करती है फार्मर से क्रॉप को, जिससे कि प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, जिससे वो प्रोटेक्ट हो सकें जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, महंगाई जो भी बढ़ रही है। द इंक्रीज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ रहा है इसने एक वल्नरेबिलिटी और दिखाई है।
जहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं कैश क्रॉप पे, जैसे कि कॉटन, शुगर केन और सीड। अब जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट हैं मार्केट कंडीशन पे और फ्लक्चुएशन, जो भी ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है, डिमांड पे, ट्रेड पॉलिसी पे, ये सब इनकी इनकम को अफेक्ट करती है। जो कॉटन फार्मर है महाराष्ट्र में हैव बीन पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू प्राइस शॉक एंड क्रॉप फेलियर के शिकार हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है डिपेंडेंसी ऑन क्रेडिट। जो कल्टीवेटर है अब ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। अब जो फार्मर है वो ज़्यादातर निर्भर हैं लोन्स पे टू परचेज इनपुट, जैसे कि वो इनपुट खरीद सकें। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्रॉम बैंक हैज़ एक्सपेंड। जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैं बैंक से लेने के वो बढ़ गए हैं। मैनी मार्जिनल फॉर्म स्टिल डिपेंड इनफॉर्मल सोर्स। और जो छोटे और मार्जिनल फॉर्म है वो अब भी डिपेंडेंट है मनी लेंडर्स से, अब भी ले रहे हैं, जो कि मनी लेंडर्स जो होते हैं एक हाई इंटरेस्ट रेट लगा के देते हैं। इसकी वजह से वो कर्जे में डूब रहे हैं, द साइकिल ऑफ डेप्ट। इसलिए से फार्मर इसलिए उनको इससे रिकवर करना मुश्किल हो गया है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से इंटेंसिफाई द क्राइसिस। एग्रीकल्चर इंडिया, जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो डिपेंड था मानसून पे, जिसकी वजह से क्लाइमेट रिलेटेड सूखा पड़ रहा है, अनसीजनल रेन हो रही है, सोइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, जो पानी है जो वो नीचे जा रहा है, और केमिकल का यूज़ करने की वजह से कुछ जगह की इफेक्ट प्रोडक्टिविटी भी कम हुई है। ये जो इकोलॉजिकल चैलेंज है इनने सस्टेनेबल ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस में को रिड्यूस किया है। लार्ज फॉर्मेशन एंड अनदर स्ट्रक्चर ओवर जनरेशन लैंड होल्डिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स, पहले रिजल्ट इन द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड फार्मर विद लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर सेंसस डेटा, द मेजॉरिटी ऑफ फार्म now operate on small holding which constant productivity and scholars such as उस्तापतने कहते हैं कि पॉलिसी चेंज सिंस लिबरलाइजेशन जो है वो चेंज हुई है, जहाँ पे स्टेट का रोल, स्टेट सपोर्ट कम हुई है, जो एक्सपोर्ट हुआ है ग्लोबल मार्केट का, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है। प्रभात पंडनिक हाईलाइट करते हैं हाउ डिक्लाइनिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, जो इस तरह से जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है एग्रीकल्चर में, जिसने अफेक्ट किया है रूरल लाइवलीहुड को, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। इस चैलेंज के रिस्पॉन्स में जो गवर्नमेंट है उन्हें इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ मेजर्स, जैसे कि लोन वेवर्स को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम देगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम PM किसान के इनिशिएटिव्स हैं उनको कुछ रिलीज देने के लिए, पर ये पूरी तरह से एड्रेस नहीं करते जो स्ट्रक्चरल इश्यूज आ रहे हैं क्राइसिस में। द एग्रेरियन क्राइसिस सिंस 1990s में क्या आई? द एग्रेरियन क्राइसिस 1990s ने एक की कॉन्ट्रडिक्शन इंडियन डेवलपमेंट प्रोसेस में दिखाया। द इकोनॉमी हैज़ बीन ग्रो एंड डाइवर्स, अब ग्रो हो रही है और डाइवर्स हो रही है। जो अभी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, वो आज भी इनसिक्योरिटी डिस्ट्रेस को फेस कर रही है। इसकी वजह से मोबिलाइजेशन इंक्रीज़ हुई है, प्रोटेस्ट बाय फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टेंशन आ रही है मार्केट पॉलिसी की वजह से, उनकी लाइफ सिक्योरिटी की नीड है। एग्रेरियन क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है बल्कि एक सोशल एंड पॉलिटिकल कंसर्न है, जिसकी वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है सस्टेनेबिलिटी को, इक्विटी को और फ्यूचर ऑफ रूरल डेवलपमेंट को। लैंड एक्वाइजेशन एंड चेंजिंग लैंड मार्केट, किस तरह से लैंड मार्केट बदल रही है। लैंड ऑलवेज, जो लैंड है हमेशा से एक सेंट्रल रिसोर्स रहा है इंडिया की अग्रेरियन इकोनॉमी में। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का मीन नहीं है बल्कि ये आइडेंटिटी है, सोर्स ऑफ आइडेंटिटी, लाइवलीहुड, सोशल स्टेटस भी है। जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ है इंडस्ट्रीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, लैंड की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से लैंड मार्केट में चेंज आ रहे हैं और इसके ऊपर इंटेंसिव डिबेट है। लैंड एक्विजिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे स्टेट जो है वो एक्वायर करती है प्राइवेट लैंड को, लेती है पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे वो कुछ लोगों से लैंड ले लेगी पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे कि वो स्ट्रक्चर बनाएगी, कोई पुल वगैरह बनाएगी, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में। ट्रेडिशनली जो लैंड इन रूरल इंडिया वाज लार्ज, जो पहले क्या होता था कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता था।
कस्टमरी प्रैक्टिस होती थी, लोअर हायरार्की थी स्टेट रेगुलेशन का। हाउएवर आज के टाइम में जो है एक कमोडिटी बन गई है, सोल ट्रांसफ़र की जाती है, खरीदी जाती है और नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। ये जो शिफ्ट हुआ है ये इकोनॉमिक ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुआ है। लैंड फॉर प्रोजेक्ट जैसे हाईवे वगैरह के लिए हुआ है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, माइनिंग रियल स्टेट डेवलपमेंट के लिए। आज की इशू क्या है? लैंड एक्विजिशन में स्टेट के लिए था। स्टेट एक्वायर लैंड पब्लिक पर्पज़ के लिए लैंड रहती है जो कि हिस्टोरिकली इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फॉर द आइडियल लीगल फ्रेमवर्क वॉज बेस्ड ऑन लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो जो अर्लियर लीगल फ्रेमवर्क था वो बेस्ड था लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 पे, जो कि देता है गिव द स्टेट सिग्निफिकेंस पावर। एक स्टेट को पावर देता है कि वो लैंड को ले सकती है विद लिमिटेड कंसेंट फ्रॉम लैंड ओनर्स, कि बिना एक लिमिटेड कंसेंट है वो लैंड ओनर से पूछे। इसकी वजह से लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कंपनसेशन मिलता है फ्रिक्वेंटली पेड टू रिफ्लेक्ट मार्केट वैल्यूशन, सही से उसका प्राइस नहीं मिल पाता। इसकी वजह से क्रिटिसिज्म होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, नया लॉ आता है। तो नया लॉ क्या है? राइट टू फेयर कंपोजिशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन। रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में आता है। रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में आता है, जिसका एम ये था कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबली इंश्योर किया जाए कि लैंड ऑनर्स जो है जिनसे जगह ली जा रही है उनको ज़्यादा कंपेंसेशन दिया जाए। कंसेंट रिक्वायरमेंट, जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनके लिए कंसेंट रिक्वायर है। रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्रोविजन फॉर अफेक्टेड फैमिली, जो भी इससे अफेक्ट फैमिली है उनको दोबारा से रिहेबिलिटेशन किया जाए, रीसेटलमेंट किया जाए। इसकी वजह से चैलेंज रिमेन आज भी आ रहे हैं। मतलब मेजर इस कंपनसेशन इज ऑब्टेन्ड इनटू ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स से कंपनसेशन विच में भी अंडरस्टैंड एक्चुअल मार्केट प्राइस। अब भी जो मार्केट प्राइस की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। दोज हु हैव डिपेंडेंट ऑन लैंड, जो डिपेंड ऑन लैंड पे जिनकी कोई फॉर्मल ऑनरशिप नहीं है, लैंड शेयर क्रॉप एग्रीकल्चर लेबर, अब भी कंपनसेशन और सपोर्ट नहीं रिसीव कर पा रहे। लैंड एक्विजिशन हैज़ ऑल्सो बी डिस्प्लेमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। लैंड एक्विजिशन की वजह से जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं वो डिस्प्लेस हो रही हैं। ट्रिबल जैसे ट्रिबल फॉरेस्ट, लार्ज प्रोडक्ट्स, डैम, माइनिंग ऑपरेशन, इंडस्ट्री जोन है, की वजह से लोग आज भी लाइवहुड लॉस हो रहा है, सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन लीड किया गया था एक्टिविस्ट मेधा पाठक के द्वारा, जो कि एक नेशनल अटेंशन टू द ह्यूमन एनवायरनमेंट कोर्स ऑफ लार्ज प्रोडक्ट डैम की इससे क्या खतरे हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एंड एमरजेंस ऑफ लैंड मार्केट जो बन रही है, जिसकी वजह से ट्रेड हो रहा है इकोनॉमिक एसेट्स की तरह। राइजिंग प्राइस, लैंड प्राइस के बढ़ रहे हैं जो कि अर्बन एरिया में, जिसने नया अपॉर्चुनिटीज़ दी है कुछ लैंड ओनर्स को, बट दे हैव कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चरल एंड अनइक्वल गेंस के वजह। फार्मर्स वो सेल देयर लैंड में रिसीव वन टाइम पेमेंट। जो फार्मर है उन्होंने लैंड बेची तो एक टाइम पेमेंट, फिर बाद में वो सस्टेनेबल लाइवहुड की तरफ की वजह से स्ट्रगल करते हैं। इसकी चेंज की वजह से जो रूरल स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है। लैंड एक्विजिशन जो है वो फ़ायदेमंद है बड़े लैंड ओनर्स के लिए। जो मार्जिनलाइज फार्म है, लैंडलेस वर्कर है, आज भी इनसिक्योरिटी झेल रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ है एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज़ को, इसने एम्प्लॉयमेंट को कम किया है, अपॉर्चुनिटी को कम किया है, डिस्ट्रेस और माइग्रेशन बढ़ा है। माइकल लेविन कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये है एक्युमुलेशन बाय डिस्पोजिशन, एक्युमुलेशन बाय डिस्पोजिशन, जहाँ पर डेवलपमेंट लीड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, जहाँ डेवलपमेंट लीड अ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड फ्रॉम रूरल कम्युनिटी टू कॉर्पोरेट या और द स्टेट। यानी लैंड जाती है रूरल कम्युनिटीज से कॉर्पोरेशन की तरफ या स्टेट की तरफ है, जिसका कॉस्ट लोकल लाइवहुड होता है। लैंड एक्विजिशन एंड चेंज मार्केट रिप्रेजेंट अ क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। जो लैंड एक्विजिशन है, चेंजिंग लैंड मार्केट रिप्रेजेंट एक क्रिटिकल डायमेंशन दिखाई है ट्रांसफॉर्म इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। वेल दे आर लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ, बट ये इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, बट कंसर्न है जस्टिस, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, एग्रीकल्चर एंड सोशल इक्वलिटीज़ करेगा बस इंडिया। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया ब्रॉड इम्पॉर्टेंट चेंज। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया में एक बड़ा चेंज लाया है प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में, और इसने रीइंफोर्स किया है डिपेंड सोशल इनक्वालिटीज़।
एग्रीकल्चर रिफॉर्म से चेंज तो आए हैं और इसने जो सोशल इनक्वालिटीज है उसको गाँवों में अब भी और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब मल्टी डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे जो कि एग्जिस्ट थी क्लास कास्ट में, रीजन में। शेपिंग वू बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट वू रिमेन वाले कि कौन डेवलपमेंट से बेनिफिट ले रहा है, कौन मार्जिनलाइज हो रहा है। अगेरियन इनक्वालिटी क्या है? अगेरियन इनक्वालिटी बेसिकली वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, इनकम का, रिसोर्सेज का। मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज़ क्लास डिफरेंशिएशन विद इन रूरल। जो सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट इनइक्वालिटी है वो क्या है, वहाँ पे क्लास बनी हुई है रूरल में। लार्ज मीडियम फार्म, जो बड़े और मीडियम फार्म है उनको अगेरियन चेंज से बेनिफिट मिला है, ग्रीन रेवोल्यूशन से उनको मार्केट, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी सब मिली है। ये बेटर पोजीशन में है, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं इरिगेशन में, मशीनरी में, हाई CDR में, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो भी बढ़ी है। वहीं जो छोटे और मिडलाइज फॉर्म है वो आज भी जो मेजॉरिटी ऑफ कल्टिवेटर्स हैं इंडिया में, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से मोर वल्नरेबिलिटी क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन और डिबेट के शिकार हो रहे हैं। द कंडीशन ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जो है आज मोर प्रेशियस है। विद द लिमिट ऑफ नो एक्सेस, उनके पास लैंड नहीं है, ये वेजेस अब भी पैसों पे निर्भर हैं, सीजनल पे और पुअर पेड है। मैकनाइजेशन इन एग्रीकल्चर की वजह से जो डिमांड है मैनुअल लेबर की ज़्यादा हो गई है और एम्प्लॉयमेंट कम हो गई थी, जिसकी वजह से रूरल अंडर डेवलपमेंट है, माइग्रेशन तो urban हो रहा है। कास्ट जो है अभी अगेन इनक्वालिटीज़ को में शेप करती है। हिस्टोरिकली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं वो ST या SC हैं, उनके पास कोई लैंड नहीं है, छोटी सी स्मॉल होल्डिंग है, जो अब भी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं रिसोर्स में, मार्केट में, इंस्टीट्यूशनल फेस में। लीगल पॉलिसी बन रही हैं। जेंडर इनक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगेरियन ट्रेंड में, जहाँ वुमेन एग्रीकल्चर में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। तो वो क्या करती हैं, सोइंग करती हैं, वीडिंग करती हैं, हार्वेस्टिंग है, तब भी वो आज भी लैंड की ओनरशिप नहीं कर सकती, उनके पास क्रेडिट नहीं का एक्सेस नहीं है, टेक्नोलॉजी का डिसीजन मेकिंग का। फीमेल जो हेडेड हाउस होल्ड हैं, वुमेन फार्मर्स जो हैं आज भी चैलेंज फेस कर रही हैं कि उनकी रिकग्नाइजेशन नहीं है और सपोर्ट विद इन एग्रीकल्चर सिस्टम में सपोर्ट नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटीज़, जैसे कि अनइक्वल अगेरियन डेवलपमेंट हुई है। स्टेट दैट बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन तो पंजाब और हरियाणा में हुआ है, वहाँ पे हाई प्रोडक्टिव इनकम नहीं है। जहाँ पे रेन फील्ड रीजन, जहाँ पे बारिश कम होती है, ईस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन पब्लिक सपोर्ट हैव कंट्रीब्यूट दिस एनिमल आउटकम। स्कॉलर बिना अग्रवाल हाईलाइट करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड ओनरशिप एंड रिसोर्सेज एक्सेस इन शेपिंग जेंडर एंड क्लास इन रूरल एरिया। यानी कि ये इम्पोर्टेंट है कि लैंड ओनरशिप किसके पास है, रिसोर्सेज का वो जेंडर और क्लास इनक्वालिटीज़ को में शेप करता है। KN राज जोर देते हैं कि विदाउट एड्रेसिंग स्ट्रक्चर, बिना हम स्ट्रक्चर इनक्वालिटीज़ को देखे एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं कर सकते और ना ही इक्विटेबल डेवलपमेंट होगा। अगेरियन चेंज है, उसने लीड किया है एक नई फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़ को, मार्केट से जोड़ा है। फार्मर आर बेटर कनेक्ट टू मार्केट, हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। जो फार्मर्स हैं मार्केट से जुड़े हैं उनके पास ज़्यादा बेनिफिट है, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अपॉर्चुनिटी है। जो जिनके पास कुछ भी नहीं है वो एक्सक्लूड हैं, इसकी वजह से डिस्पैरिटीज़ आई हैं। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया मिक्स पिक्चर दिखाता है। बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक मिक्स पिक्चर आया, कुछ को तो फ़ायदा हुआ, कुछ को नहीं हुआ। ये पूरी तरह से इंक्लूसिव नहीं हुआ। अब भी हाईलाइट, अब भी जो है इनइक्वालिटीज़ हैं। अब भी हमें नीड है कि हम कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं बड़ी से उनको ख़त्म किया जाए, कि डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है सबको दिया जाए। इसका जो ये पीछे के क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है, ये ज़रूर कर लेना है। इनमें से ये आते हैं, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, कि क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स की इंडिया में क्या क्या लिमिटेशंस रही, इससे क्या हुआ। पहले तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करना है, जो लैंडलेस लेबर है उनको लैंड देनी है। और क्या हो सकता है कि जो ज़मींदार हैं उनको ख़त्म करना था, जिससे स्टेट और वो एक वो आ जाए
कांटेक्ट में आ जाए। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीनलाइजेशन कि ग्रीनलाइजेशन का क्या हुआ, इससे बेसिकली क्या हुआ, फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई। मेन कॉजेज़ क्या थे अगेन प्राइसेस के, क्या क्या थे कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही थी और जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई थी सीट्स वगैरह की। एग्जामिन इशू रिलेटेड टू लैंग्वेज में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे थे, चेंजिंग लैंड मार्केट किस तरह से हो रही थी। पहला इशू ये था कि जो हाउ अगेरियन चेंज कंट्रीब्यूट टू सोशल इनक्वालिटीज़।